Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi and welcomes you all to my YouTube channel. जैसा कि हमने एक क्लास हम कर चुके हैं, ये क्लास नंबर 2 है। हमने फर्स्ट क्लास में भी क्या है कि 30 क्वेश्चंस करे थे, इस क्लास में भी 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप बताना 30 में से आप 30 स्कोर करते हो या फिर 30 में से कितने मार्क्स स्कोर करते हो, वो भी आप बताना। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 14 दिसंबर को पेपर हुआ था सीटेट का, उसके सीडीपी के क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज तो करेंगे ही। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिससे हम सहमत होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टाइल दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ वॉट दे वुड बी एज अ एडल्ट रैदर देन वॉट दे आर एज अ चिल्ड्रन। मतलब कि अगर आप बड़े हो तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों की, तो उसकी बजाय कि आप बच्चे हो उसके जीवन चरण की बजाय। तो देखिए ये वाले स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन से तो रिलेट नहीं कर रही है। ये एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है जो हम लेके चलते हैं कि बच्चा क्या है कि मतलब कि बच्चे के रूप में आपका क्या जीवन चरण कम है, मतलब उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितने आप बड़े हो जाते हैं उस रूप में होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है तो ये वाला स्टेटमेंट इनवैलिड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, सोसाइटी करप्ट देम, कि बच्चे तो स्वाभाविक रूप से होते हैं अच्छे लेकिन समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है। देखिए समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है, ये वाले स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन से तो कहीं से भी मेल नहीं खा रहे। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट दी किसने है, उसको क्या, उसका क्या नाम है, उनको हम रोजियो बोलते हैं। मे बी उनका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन मैं लिख देती हूँ जो जिससे आप निकाल सकते हो। यू है ये, रोजियो ही लगा मुझे तो शायद। तो उन्होंने ये वाले स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड, सोशलाइजेशन इज नेसेसरी टू मेक देम मॉरल ह्यूमन बींग्स। की सोशलाइजेशन जरूरी है, यानी कि समाजीकरण जरूरी है उनको नैतिक मानव बनाने के लिए, वरना बच्चे क्या है स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। देखिए ऐसा प्रोग्रेसिव प्रगतिशील से तो ये कहीं से भी मेल नहीं खा रहा। लेकिन ये वाले स्टेटमेंट दी किसने है, हॉब्स नाम का एक पर्सन है, उन्होंने ये वाले स्टेटमेंट दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बच्चे के एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कि बच्चे सामाजिक संस्कृति में पैदा होते हैं और यही उनके विकास को प्रभावित करती है। और यही क्या है, एक प्रगतिशील एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा के लिए क्या है, एक सहमत स्टेटमेंट है। ठीक है, इमोशंस में चेंज होना, सेल्फ परसेप्शन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में होती है, आपको पता होगा कि 4 डोमेन ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको बताना कि जो इमोशंस में चेंज हो रही है, सेल्फ परसेप्शन में चेंज हो रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, तो वो हम कौन से डोमेन में पढ़ते हैं। साइको सोशल में पढ़ते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, लिंग्विस्टिक। देखिए लिंग्विस्टिक क्या होता है, जिसमें हम भाषा के बारे में सीखते हैं, भाषा को लर्न करना सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, मतलब रीड करना सीखते हैं। ठीक है, और लिखना सीखते हैं। तो भाषा के बारे में जितने भी चीज़ें हम सीखते हैं वो क्या होता है कि वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो मेमोरी से रिलेटेड होता है ना, रीजनिंग से रिलेटेड होता है, वो चीज़ें इसके अंदर आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। फिजिकल में क्या हो कि बच्चे की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, ठीक है, फिजिकली अपीयरेंस कैसी है उसकी, तो वो हम क्या उसके भौतिक डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके इमोशंस में कितना चेंज आ रहा है, सेल्फ परसेप्शन में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है कि स्टडी की जाती है साइको सोशल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। तो जो बिहेवियर, व्यवहार, रुचियाँ या दृष्टिकोण जो होता है, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए के या फिर उसके रूप में संदर्भित होते हैं, ठीक है, उपयुक्त मानती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। देखिए जेंडर आइडेंटिटी तो क्या होती है कि वन एक का कंसेप्ट क्या है, मतलब कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ये होती है ना जेंडर आइडेंटिटी। तो उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये वाली चीज़ें तो हम जेंडर आइडेंटिटी में नहीं पढ़ते, तो ये तो होगा नहीं फॉर श्योर। वो जेंडर रोल ही होता है, हाँ जेंडर रोल ही हम उसको बोलते हैं। लेकिन वो होते क्या है जेंडर रोल, हम कैसे डिफाइन करेंगे उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स, वो जेनेटिकली होगा। देखिए जेनेटिकली कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर हम देखेंगे कल्चर से जो चीज़ें आ रही है, जो कल्चर को कंसीडर कर रही है, तो वो वाली चीज़ें जेनेटिक में नहीं आएगी, वो कल्चरली डिफाइंड ही होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। Next question is, in an inclusive classroom, all curriculum adaptations should be directed lower the educational standards.
फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। क्या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए वो लोअर होता है? लोअर होता है या फिर हम उसको क्या लेके चलते हैं? इक्वल लेके चलते हैं ना, लोअर नहीं होता, उसको हम इक्वल लेके चलते हैं, तभी तो क्लासरूम एक इंक्लूसिव क्लासरूम होगा, तभी तो समावेशी होगा। अगर बच्चों के लिए लोअर रखोगे कुछ चीज़ों को, या हायर रखोगे, या सेग्रीगेट कर दोगे, तो वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, तो वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर्मेट नहीं करेगा। ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। तो क्या स्पेशल चिल्ड्रंस के पास में कोई पोटेंशियल नहीं होता? ऐसा नहीं होता कि बच्चों के पास में पोटेंशियल तो होता है, वो सीख तो सकते हैं, संभावना होती है, लेकिन उनको बस थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है सीखने के लिए, स्पेशल चिल्ड्रंस को। ठीक है। वो सिमिलर नहीं होते, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके जैसा नहीं होता है वो। तो इसलिए दोनों ऑप्शंस क्या हो गए हमारे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो जीन पियाजे की थ्योरी है, उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि कौन सी मतलब कि स्टेटमेंट सही साउंड कर रही है, वो वाली चीज़। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि प्रीवियस नॉलेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, जीन पियाजे ने एक कंसेप्ट दिया है स्कीमा का। स्कीमा में उन्होंने क्या बताया कि प्रीवियस नॉलेज जो है ना हमारी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के लिए स्कीमा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि मैच्योरेशन हो गया डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वन इज कि मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो क्या आप रट के कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस की बजाय बेटर हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों का जो एक्सपीरियंस करके हम सीखते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है कि बजाय कि हम रट्टा लगा के पढ़ रहे हैं या फिर कोई सीधा याद करने की बजाय पढ़ रहे हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट एक ही बची हमारे इसके अंदर कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है कोई भी चिल्ड्रन का, वो उसकी करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि करंटली वो बच्चा कैसे कर रहा है काम। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसा देखा है कि उसको इफेक्टिव एडॉप्शन देखा है एनवायरमेंट प्रोसेस के हिसाब से। तो इफेक्टिव एडॉप्शन की बात कौन करता है कि एक्टिवली अडॉप्ट करे, वो कौन करता है? ये पियाजे ने करी है ना, इसके बारे में बात की इफेक्टिवली अडॉप्ट करे कोई चीज़ को, तो वो तो पियाजे ने करी है। इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात भी किसने करी है? ये भी पियाजे ने करी है ना। पियाजे वाले के अंदर बात करते हैं हम। यूनिफाइड प्रोसेस की बात क्या करते हैं, ये कोई भी जैसे एक रेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं लग रही, तो एक कोलेबरेटिव प्रोसेस मान के चला है वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस वाइगोत्स्की कंसेप्शलाइज लैंग्वेज। कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा का अवधारणाबद्ध किया है? फर्स्ट वन क्या है कि भाषा एक इंडिपेंडेंट डोमेन है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन। क्या भाषा एक इंडिपेंडेंट डोमेन है जो रिलेटेड नहीं है? वाइगोत्स्की ने क्या माना है कि लैंग्वेज और थॉट ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। उनको लेके चला कि वो क्लोजली इंटररिलेटेड मान के चला है वाइगोत्स्की ने। तो ये वाले स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर क्या कि फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड्स। तो क्या ईगोसेंट्रिक की जो कि हम सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए करते हैं या फिर सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशन के लिए करते हैं? सेल्फ के लिए करते हैं ना ईगोसेंट्रिज्म वाली चीज़, तो उसमें आ जाएगी। तो ये वाले स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। हिंड्रेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, क्या हिंडर करेंगे या उसको बढ़ावा देंगे? मतलब कि कुछ एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलपमेंट के लिए उनको आगे लेके आएंगे या उनको छुपाएंगे? तो छुपाने की तो चीज़ आएगी नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बता, ऑप्शन नंबर 2 कि कल्चरल टूल जो है वो फैसिलिटेट करेगा कॉग्निशन के लिए मल्टीपल वेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल की बात कर रहे हैं कि कौन सा है? अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। कि वो स्टडी कर रहा है कि जितना उससे लर्न हो पाए उतना करेगा। तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या उसकी नॉलेज से रिलेटेड है? कि इसमें हम क्या करें, मास्टरी गोल की बात कर रहे हैं ना। परफॉर्मेंस की तो बात हो ही नहीं रही, इसमें मास्टरी गोल की बात हो रही है कि वो जितना चाहे उतना वो लर्न कर सके। ठीक है। अ स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड। गुड ग्रेड की बात कहाँ करते हैं?
ये भी रुके एक बार देखते हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग, डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कोई चीज़ को, अच्छे से समझ रहे हैं, तो उसमें परफॉर्म करना नहीं आएगा। अच्छे से समझ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी लेवल मास्टरी हो जाएगा कि हम मास्टर कर रहे हैं उस चीज़ में। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ऑन ग्रोथ, खुद की एक अच्छी ग्रोथ करना चाह रहा है कोई भी बच्चा, तो उसको भी हम क्या करें कि मास्टरी ओवर द कंटेंट कर रहा है, कि खुद को अच्छे से समझ रहा है बच्चा, तो उसमें मास्टरी होएगी कंटेंट की। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, मास्टरी गोल से रिलेटेड है। बची कौन सी, एक स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, की एक अच्छा, उसको क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है, गुड ग्रेड लेना है दूसरों की बजाय। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि वाइगोत्स्की आइडियाज़ अ टीचर शुड, वाइगोत्स्की के आइडियाज़ के हिसाब से टीचर को कैसे होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को compete करने के लिए। देखिए, अगर एनकरेज करेगा बच्चे को compete करने के लिए तो ये सही रहेगी, या फिर डिसएमिनेट करना नॉलेज को मेमोराइजेशन के लिए, डिस्करेज करना कल्चरल टूल्स के लिए। देखिए, कंपटीशन के लिए एनकरेज करोगे या फिर उसको बढ़ावा दोगे कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, वो वाली चीज़ होगी ना। तो ये तो तीनों स्टेटमेंट ही नेगेटिवली शो कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा कि रेसिप्रोकल टीचिंग के लिए करता है, कि एक बार टीचर पढ़ाएगा, एक बार बच्चे को बोलेगा कि वो पढ़ा के दिखाए। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से रेसिप्रोकल टीचिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू टीच न्यू कंसेप्ट, नए कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज है। आप एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर रहे हो, ये इफेक्टिव है। एग्जाम्पल्स प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ये इफेक्टिव है। प्रोमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट्स, या फिर गिविंग अ डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रॉट मेमोराइजेशन, क्या आप उनको रट्टा लगाने के लिए या फिर उसको याद करने के लिए प्रमोट करोगे, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हाँ, कि एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करेंगे तो रियल लाइफ सिचुएशन है, उससे बच्चा क्या सीखेगा भी, कोई भी कंसेप्ट है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम बताएंगे कि ये वाली सिचुएशन अगर रियल लाइफ में होती है तो कैसी होती है, तो उससे बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। नॉन एग्जाम्पल कौन सी हो जाती है, नॉन एग्जाम्पल वो हो जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बच्चा मतलब कि उसमें ये सीखता है कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, मतलब कि कंसेप्ट कहाँ नहीं है। नॉन एग्जाम्पल्स वाली वो चीज़ होगी, कंसेप्ट जहाँ पर है वो तो एग्जाम्पल्स हो गए, कि जहाँ पर कंसेप्ट्स है वैसे ही हम एग्जाम्पल्स लेके आए। नॉन एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करना मतलब क्या होगा कि जहाँ पर कंसेप्ट नहीं है वो क्या होगा, हमारे नॉन एग्जाम्पल्स हो गए। प्रमोट करना थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंगेस्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ में कोई भी चीज़ की कैसा रिलेशन है, ये भी एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल, वो आपस में इंटरचेंज कौन सा करता है, ये वाली बात किसने बोली है, ये वाली बात अभी अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने करी है, ये वाली बात वाइगोत्स्की ने बोली है, कि जहाँ पर वो रोल अपना इंटरचेंज करेंगे, क्या वो रिसेप्टिव में करेंगे, एक्सपोजिटरी में करेंगे, कंडीशन में करेंगे, या फिर रेसिप्रोकल में करेंगे। देखिए, एक्सपोजिटरी तो क्या होती है कि हमारी एक टीचर सेंटर जो मेथड होता है वो एक्सपोजिटरी होता है, कि वर्णन करके बता रहा है टीचर स्टूडेंट्स को। रिसेप्टिव में क्या सीखते हैं, रिसेप्टिव मतलब क्या होता है कि पैसिव रिसेप्शन हो रहा है, एक्टिवली नहीं हो रहा, हम पैसिवली कोई चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो वाली क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया। कंडीशन में क्या हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो हम बात करते हैं वो कंडीशन में हो गया। ठीक है। तो बच्चा कौन सा, एक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ही ऐसी होती है जिसके अंदर बच्चा कैसे सीखता है कि स्टूडेंट और टीचर का रोल क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है ना। Next question is Fiza analysis that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focused attention to it. So which of the following construct describe Fiza's ability to analyze her thinking? देखिए, कोई प्रॉब्लम, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक एक्स को लर्न करने के लिए। ठीक है। फिर जैसे हिंदी में हम पढ़ें तो फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जी सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जी में रुचि रखती है, कि उसका इंटरेस्ट किस में है, जी में है, तो वो आसानी से उसको पढ़ पा रही है। लेकिन एक्स में उसको प्रॉब्लम आ रही है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो अब उसको सीखने में वो अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, कि उसने सीख लिया है, जी उसमें रुचि है और वो सीख लिया, लेकिन उसको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अब उसका ध्यान केंद्रित कर रही है। तो कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। देखिए, कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब हमारा क्या होता है कि जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो मिसमैच कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना।
फिर आता है मेमोरी। मेमोरी में हम कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी में आ जाएगा। कॉग्निशन में क्या आएगा, जो भी हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, वो हमारी मेमोरी में आ जाएगी। अब थिंकिंग को ही हम और ज़्यादा इन्वेंट कर रहे हैं, और ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, तो वो मेटाकॉग्निशन में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। मेटाकॉग्निशन का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ को मतलब कि एनालाइज कर रहे हैं, खुद की थिंकिंग को, है ना, खुद की थिंकिंग को ही एनालाइज करना हम इसमें क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग ऑन थिंकिंग। ये क्या होता है, हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोपोजेस दैट। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या बताती है कि इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। क्या सक्सेसफुली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एकेडमिक सक्सेस को? तो हम क्या करते हैं कि ये तो गार्डनर ने क्या रिजेक्ट करा है कि कोई भी इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है, तो ये तो उन्होंने रिजेक्ट करी है। ठीक है। फिर क्या है कि इंटेलिजेंस इज प्राइमली इनहेरिटेड है या फिर इन्वायरमेंट से जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है, तो इन्वायरमेंट से बढ़ती है ना। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रिसीजली। हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ना ही प्रिडिक्ट कर सकते। इंटेलिजेंस क्या होती है कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म। ऑटिज्म की बात कर रहे हैं। ऑटिज्म से रिलेटेड उसमें भी पेपर, जो पीआरटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ऑटिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तीन चार क्वेश्चन आए थे शायद, पता नहीं 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटिज्म में बच्चा कैसे करता है। ऑटिज्म में कैसे करता है बच्चा कि वो रिपीटेटिव टास्क करेगा, कि एक ही बात को वो रिपीट करेगा, उसको अलग अलग इन्वायरमेंट पसंद नहीं होता, उसको सेम इन्वायरमेंट चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए सेम ही चीज़ें चाहिए, और अपने टास्क को क्या करता है, वो रिपीट करता है, बातों को रिपीट करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी सबलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले। क्या वो सुपीरियर स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, डिमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, या फिर एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रिक्ट एडरेंस टू रूटीन और स्टेप्स। देखिए जो भी मैंने बताया कि वो सेम रूटीन को करते हैं, तो वो सेम चीज़ें ही उनको पसंद होती है, एडवांसमेंट पसंद नहीं होता उनको, सिमिलर चीज़ें ही चाहिए, कुछ सुपीरियर चीज़ें नहीं चाहिए उनको, सिमिलर चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज creating an environment of fear and stress keeps students on their toes and facilitate meaningful learning। अगर आप स्ट्रेस का environment क्रिएट करेंगे, फियर क्रिएट करेंगे, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, उसके लिए तो उसको फ्री environment चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लर्निंग इज गवर्न बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर से, सिर्फ ओनली एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कैसे हो सकती है, एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए उसको लर्निंग को इन्हेंसमेंट करने के लिए, है ना। एक्सट्रिंसिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कंसेप्ट एज अ सबसेट ऑफ अनदर। एक कंसेप्ट को उसको समझने में दूसरे कंसेप्ट की बजाय प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मतलब कि उसके परेशानियां हो रही है, उसको वर्गीकृत करने में उसको क्या हो रही है, परेशानियां हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, सब विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। इंग्लिश में देखें तो अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी, कि इमोशंस कैसे अफेक्ट करेंगे मेमोरी को और लर्निंग को, कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। हाँ जी बिल्कुल सही है कि हमारी मेमोरी को कौन सी चीज़ें कौन से इमोशंस अफेक्ट कर रहे हैं, लर्निंग को कौन से इमोशंस अफेक्ट कर रहे हैं, ये क्या सेल्फ रेगुलेशन को क्या कर रहा है कि लीड कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वो वाले असेसमेंट। टू आइडेंटिफाई द एरियाज वे स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट, ये होगा, या फिर टू गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली एसेस करना वर्क को, ऐसी अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो क्रिटिकली एसेस कर ले, तो वो क्या होता है, वो तो एक तरह का क्या हो गया, इवेल्युएशन हो गया ना।
कि वो क्रिटिकली एसेस कर पा रहा है, तो वो तो इवेल्युएशन हो गया। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन अ कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम बनाना। तो ये क्या हो गया, गाइडेंस हो गया है, काउंसलिंग हम इसको बोल सकते हैं कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि आपको करियर में कैसा करना चाहिए, गाइडेंस प्रोग्राम जो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट द टीचिंग मेथड, ये फीडबैक प्रोवाइड करना हमारा क्या हो जाता है, सेकंड हमारी जो होती है वो प्रायोरिटी हो जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है कि आइडेंटिफाई करना वो एरिया जहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या है एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन क्षेत्रों की पहचान करना जब विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है, फिर निर्देश की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10-year-old Kekoli is struggling with a difficult math problem आ रही है उसको। What can her teacher do to enhance her problem solving skill को सही करने के लिए टीचर क्या कर सकता है? उसको पनिशमेंट देगा क्या टीचर? पनिशमेंट देगा तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी? उसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन देगा तो वो प्रॉब्लम को आगे फिर से उसको प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ सॉल्यूशन मिला है, उसको बताया थोड़ी है कि कैसे प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करनी है। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम को ही स्किप कर देंगे तो इन फ्यूचर वो दोबारा प्रॉब्लम आएगी, तो वो लड़की कैसे सॉल्व कर पाएगी उस चीज़ को। तो एनकरेज करना, उसको ट्राई करते रहना और स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, मतलब कि थोड़ा सा उसको ग्रेजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना जब भी उस बच्चे को ज़रूरत है। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है और यही करेक्ट आंसर है कि एनकरेज करना बच्चे को। जीन पियाजे ने क्या परसीव टू बी वाइगोत्स्की बिलीव टू बी, जीन मानता है, लेव वाइगोत्स्की मानता है जीन पियाजे को, शायद थोड़ी हिंदी में मिस ये हो गया है, कोई स्टेटमेंट आगे पीछे हो गई है। तो जीन पियाजे परसीव टू बी लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे कब मानता है लेव वाइगोत्स्की वाली चीज़ इनकी इंटरलेट कब करती है कि प्राइवेट स्पीच, क्या जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करी है जो इफेक्टिव हो सेल्फ रेगुलेशन में, और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात वाइगोत्स्की ने करी है कि एज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। देखिए वाइगोत्स्की ने ईगोसेंट्रिक के तो बारे में बात नहीं करी है, ईगोसेंट्रिक के बारे में तो जीन पियाजे ने ही बात करी है। ओ सॉरी ईगोसेंट्रिक के बारे में तो जीन पियाजे ने ही बात करी है, तो वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात नहीं करी है। फिर हम देखते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो साइन ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, और प्राइवेट स्पीच की बात वाइगोत्स्की ने करी है इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की बात किसने करी है कि अगर ईगोसेंट्रिक है तो वो क्या क्या है बच्चा, बिल्कुल सही है ये वाले स्टेटमेंट कि वो ईगोसेंट्रिक है, तो मतलब कि एक साइन है कि वो कॉग्निटिवली थोड़ा इमेच्योर है ना, वो तो दूसरों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तभी वो इमेच्योर है। तो इस वजह से वो ईगोसेंट्रिक स्पीच को डिफाइन करता है। प्राइवेट स्पीच क्या करती है, प्राइवेट से आ गया तो मतलब सेल्फ की बात कर रहे हैं ना, हम खुद की बात कर रहे हैं, निजी वाक हो गई तो स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वाले स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर साउंड कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, यूनिवर्सल डिज़ाइन में क्या चीज़ें नहीं आती? क्या ये आता है टैपिंग इनटू ऑल लर्नर्स? हाँ जी, ऑल की बात आ गई, वो तो यूनिवर्सल डिज़ाइन में आएगा। प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर्स अल्टरनेटिव आएगा। ऑल लर्नर्स गिविंग वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आएगा, जहाँ पर सभी को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पर सभी को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए जहाँ जहाँ पर सभी को इंक्लूड किया जा रहा है तो वो तो इसके अंदर हम यूनिवर्सल डिज़ाइन में लेके चलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ लेबलिंग, लेबल कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में बना दिया, तो वो इसका एक फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड जेंडर और मॉरल रीजनिंग, क्या ये इफेक्ट ऑफ कल्चर को लेके चलता है? नहीं, लेकिन क्योंकि कॉलबर्ग ने तो क्या करा है, उसको क्रिटिसाइज करा है। कॉलबर्ग तो उसके लिए मतलब उसको उसको लिया नहीं गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है कल्चर के लिए, कॉलबर्ग को कल्चर के लिए क्रिटिसाइज किया गया है ना, उसको लिया नहीं गया है, तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड में क्या कि इट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस, जी नहीं, कॉलबर्ग की तो एग्जैक्ट 6 स्टेजेस हैं, ये हमें पता है कि कॉलबर्ग की एग्जैक्ट 6 स्टेजेस हैं उसकी, और 3 क्या लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स को आगे 6 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, उनको तीनों को आगे डिवाइड कर दिया गया है, तो ये वाली चीज़ इसमें गलत है।
नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड से है? नहीं, इन्होंने कॉलबर्ग ने क्या बात करी है? कॉलबर्ग ने बोला है कि वर्क इंटरव्यू से होगा, मोरल डायलेमा से होगा, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह की बात करी है, ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करी है। तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट कि इट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये वाला पॉइंट क्या है इसमें वैलिड हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन क्या दिया है कि ईच चाइल्ड फाइंड अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही भी है, लेकिन हर बच्चे को मिले ये ज़रूरी भी नहीं है। कई बार उनके पास पैसा नहीं होता, कई बार वैसी चीज़ें नहीं होती। बस वही लगा लीजिए कि अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल को आपको जो कमियां मिली थी, आपको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वो आपके बच्चों को मिलेगी। तो वही चीज़ है कि कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि चाइल्डहुड एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है। ये एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट है? चाइल्डहुड एक हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। सोशल बोल सकते हो, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कल्चरल कंटेक्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कल्चरल कंटेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग को कौन सा मतलब कि प्रमोट कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द लीडर, लीडर कौन है जर्मनी का? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा। इन विच ईयर, ईयर ही पूछ लिया डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो गया। विच कंट्रीज वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 2, ये भी डायरेक्ट कंट्रीज के नाम हो गए। विच फैक्टर्स, जहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स की बात करी है, अब फैक्टर्स पढ़ेंगे तो वो एनालिटिकल थिंकिंग को करेगा ना, कि हम कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, किस कारण की वजह से हुआ है। सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया, तो किस कारण की वजह से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हम इसमें देख के चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज, जो विजुअली चैलेंज है, टीचर्स किस सिस्टम का यूज़ करेंगे? फ्रीक्वेंटली मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, आर एन ऑडिटरी सिस्टम, मतलब कि सुनने के लिए, या फिर टेक्टाइल सिस्टम, यही करेंगे अटमोस्ट। ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार कि स्पर्श करके, जो टच करके जो बच्चे पढ़ते हैं, ये वाला सबसे बेस्ट है कि बच्चा अच्छे से इंगेज हो पाए, ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए यू आर अ टीचर हु वांट्स टू इनक्रेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, थिंकिंग के लिए इनक्रेज कर रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर देम दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। तो कौन सी चीज़ जो क्या है उनको हेल्प करेगी अपनी थिंकिंग को इन्हेंस करने के लिए, क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचने के लिए करेगी, ठीक है, कि वो अच्छे रचनात्मक तरीके से सोचे या फिर आलोचनात्मक तरीके से सोचने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगी। लेक्चर दे रहे हैं आप, लेक्चरिंग ऑन टॉपिक, अगर आपको टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं और डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सीधा सा लेक्चर हो गया ना, टीचर बेस्ड हो गया। तो उसमें उनकी थिंकिंग कैसे इन्हांस होंगी, कैसे इनक्रेज करेगी, ये तो एक नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करना, विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज, मेमोराइज कर रहे हैं वो उसको, ठीक है, और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करना, रोट मेमोराइजेशन, ये उनको क्रिटिकली क्या है इनहेंसमेंट नहीं करेगा। प्रोवाइड स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप एंड विद देयर ओन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू एसेस देयर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस टेस्ट देंगे तो भी मतलब कि ऐसे क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो खुद से मतलब लिख नहीं रहे हैं, आपने क्या है ऑप्शंस दे दिए कि 4 ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट करना है ना, तो उसमें सो क्रिटिकली एनहांसमेंट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है कि अगर बच्चे क्या है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो उनको मिलेंगे, तो उनसे वो क्या है कि बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करी जा रही है, आप ये वाली चीज़ भी पढ़ा करो जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखा हुआ है। तो क्या है कि एक जैसे ऑप्शंस गिवन है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं पूरी कंट्री के लिए, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो एक समेटिव उसका पार्ट हो गया ना,
मतलब कि उसका तो पार्ट नहीं हुआ, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट नहीं हुआ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट हो गया ये, ठीक है। अ क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज, मतलब पीछे की उसकी कितनी नॉलेज है उस चीज़ को चेकआउट करना, ये होगा। मतलब कि क्या है उसने, क्या सीखा है, क्या चीज़ें उसने उसको जानता है, वो प्रायर नॉलेज को हम समझ रहे हैं, तो वो किस में पढ़ेंगे हम, डायग्नोस्टिक में पढ़ेंगे, है ना। अब फाइनल एग्जाम की किस में बात करते हैं, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइनल एग्जाम को देख के ही आप सीख सकते हो कि हम इसमें क्या समेटिव की बात कर रहे हैं। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है कि रुब्रिक गिवन टू स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू अचीव अ सर्टेन ग्रेड। हिंदी में पढ़ें तो एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रुब्रिक या रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ में क्या बताता है कि हाँ, कि बच्चा क्या है कि असेसमेंट हम करते हैं कि बच्चा, मतलब रुब्रिक दे देते हैं बच्चे को बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर और आउटलाइन करते हैं कि वो क्या करेंगे एक सर्टेन ग्रेड को अचीव करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर साउंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एज कम्पेयर टू बॉयज, गर्ल्स क्या है, इनिटेट टेंडेंसी होती है टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये एक अपनी अवधारणा है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ सच्चाई हो। गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव होती है, गर्ल्स और इमोशनली वीकर होती है, ये भी आपकी एक स्टीरियोटाइप अवधारणाएं होती है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सही हो। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगी। Next question. 12-year Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. तो ये, हाँ, ये फीलिंग उसकी सही हो सकती है कि बच्चा ऐसा फील कर रहा है, वो डरा हुआ है, ये भी सही हो सकती है स्टेटमेंट। when students feel unsafe, जब भी छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपनी अपनी जगह पे। और जो स्टूडेंट्स अनसेफ फील कर रहे हैं कि हाँ, कि तो ये वाले स्टेटमेंट इस चीज़ को सही से करेक्टली डिफाइन भी कर रही है, ठीक है, सही भी है और डिफाइन भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 29। अ टीचर वॉन्ट्स टू इनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल लर्निंग in her class by providing opportunities for student to connect their prior knowledge to new concept। पुराने नॉलेज को नए कंसेप्ट में सीखने के लिए एक टीचर चाहता है, तो कौन सी स्ट्रेटजी का वो यूज़ करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी का वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, providing students with a step-by-step guide on how to complete a task related to new material। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेक्चर करना, लेक्चरिंग और न्यू मटेरियल। क्या लेक्चरिंग करने से वो बच्चे की एनालिटिकल लर्निंग के अंदर वो हेल्प करेगा, जी नहीं करेगा। असाइन स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ने से क्या होगा, टेक्स्ट बुक पढ़ने से वो बच्चा कितना अच्छे से सीख पाएगा, पूर्व वो नई चीज़ें कैसे, मतलब उसको उसके लिए नई चीज़ों में, मतलब प्रायर नॉलेज को नए कंसेप्ट में कैसे करेगा, टेक्स्ट बुक चैप्टर से तो नहीं करेगा। आस्क स्टूडेंट टू शेयर इज ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट टू द टॉपिक। देखिए क्या होता है कि बच्चा, सॉरी वेट अ मिनट, ओ सॉरी, कि स्टूडेंट्स को वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, तो बच्चा अपने आप से कैसे सीखेगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर क्या करता है, ट्राई करता है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आइडेंटिफाई डेफिशिएट, कमियां देखेगा, जी नहीं, कमियां तो बिल्कुल नहीं देखेगा। सेग्रीगेशन होगा क्या बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेराइड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, या फिर ट्राई टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इंक्लूसिव क्लासरूम में समावेशी कक्षा के अंदर क्या होता है कि सभी बच्चों को समान लेके चलते हैं, हम कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। हमने कर लिया 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में हमने 30 टॉपिक्स को कवर करा है, इंक्लूसिव एजुकेशन को करा है, पियाजे की थ्योरी को करा है, वाइगोत्स्की की थ्योरी को करा है, कॉलबर्ग की थ्योरी को करा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।